चलिए, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण ये इतनी विकसित सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता का मतलब है कि जैसे नगर में घर बने होते हैं, बकायदा 2 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई हैं जो ढकी भी होती थी, एक अच्छा खासा स्विमिंग पूल मिला है और इसके अलावा बंदरगाह भी मिले हैं। तो कुल मिला के यदि हम बोले कि एक अच्छी नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका पूरा पतन हो गया या डिक्लाइन इसका कैसे हुआ, ये हमको आज जानना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण तो सबको पता होते हैं, थोड़ा बहुत याद तो कर ही लेते हैं, लेकिन जब हम मेंस के हिसाब से कोई इसमें थिंकर के नाम याद करते तो समस्या आती है कि किसने किस कारण को माना है या किसने किस रीजन को अपनी तरफ से उसका सही कारण माना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो फर्स्ट वन, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और इसको माना है मुख्य रूप से ऑरेल स्टाइन। ये ऑरेल स्टाइन वही महोदय हैं जिन्होंने सुत कागेंडोर की खोज की थी या डिस्कवरी की थी। सब कुछ आपको ट्रिक से याद कराया है। इसमें जो डिस्कवरर है उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। दूसरा कारण जो है वो है बाढ़ द्वारा पतन, और इसी कारण को जो है इसको हम ड्रेनेज सिस्टम का फेल हो जाना भी कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का फेल हो जाना या नालियों का चोक हो जाना, इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। फिलहाल फैक्ट देखते हैं। तो इसको किस किसने कहा है बाढ़ द्वारा पतन? प्रोफेसर राव, मार्शल महोदय एंड मैके, ये सभी इतिहासकार या थिंकर्स के नाम है। इसके बाद सूखा द्वारा ड्रॉट, ड्रॉट को किसने माना है? तो ये एक्चुअली सूखा या ड्रॉट जो है वो कोई बहुत बड़ा मतलब इसका थिंकर नहीं मिलते हैं जनरली। बाढ़ द्वारा पतन, सॉरी महामारी द्वारा पतन, महामारी या पेंडेमिक, और इसको कहा है कैनेडी महोदय ने, इसका मुख्य कारण माना है। इसके बाद आते हैं अपन बाह्य आक्रमण, या इसी को हम आधुनिक मत भी लेके चलते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी लेते हैं, और कहीं कहीं पर इसको आर्यों का आक्रमण भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही है, और इसका कारण ये जो लिया है कारण ये लिया है पिगट, गार्डनर एंड चाइल्ड, ये भी इतिहासकार ही हैं। और इसके अलावा प्रशासनिक अक्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसको भी कोई विशेष थिंकर ने इसका नहीं दिया है, लेकिन एक रीजन ये भी माना जाता है। और एक रीजन है प्लेट टेक्टोनिक। चलिए, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमें याद कैसे करना है और ये कैसे हुआ। तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन सभी समझते हैं ये क्या होता है। जब कभी, चूंकि ये एक अच्छी विकसित नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन, तो स्वाभाविक है यहाँ नगरों को बनाने के लिए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई होगी, और इस कटाई की वजह से ही जैसे अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं फेस कर रहे हैं, वहां पर भी क्लाइमेट चेंज हुआ। और इस क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ होगा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखे की स्थिति निर्मित हुई, फ्लड एंड ड्रॉट। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है एक तरह से क्लाइमेट चेंज, और ये किसने बोला है? ऑरेल स्टाइन। अब हम याद कैसे करें, क्योंकि 4 ऑप्शन में बहुत सारे दिए होंगे, प्रोफेसर राव भी, पिगट भी, गार्डनर भी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सी ट्रिक बनाना है। बड़े स्टाइल में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब बड़े स्टाइल में क्लाइमेट चेंज। तो स्टाइल से हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं? ऑरेल स्टाइन। फिर आते हैं बाढ़ द्वारा पतन। अब आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि जब भी क्लाइमेट चेंज होगा तो कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी और कभी कभी सूखे की स्थिति निर्मित होगी। तो अत्यधिक फ्लड या अत्यधिक बाढ़ के कारण जो सिंधु सभ्यता थी, भले ही पक्की नालियां बनी थी, लेकिन ये प्रॉपर एक बड़े नाले से कनेक्ट नहीं की गई थी, और इस वजह से ये नालियां चोक हो गई। मतलब चोक होने का यानी बहुत ज्यादा बारिश हुई, पूरे शहर में पानी भरा, और प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण यानी बड़े नाले से कनेक्ट ना होने के कारण ये नालियां चोक हुई, और वो पूरी की पूरी सभ्यता धीरे धीरे बाढ़ में
जलमग्न होने लगी। तो जब भी कोई भी सभ्यता जलमग्न या बाढ़ की बहुत ज्यादा स्थिति होगी तो धीरे धीरे लोग वहां से मूव करना शुरू कर देते हैं, पलायन करते हैं। तो ये सभ्यता का पतन 1 या 2 दिन में नहीं हुआ या 1-2 साल में नहीं हुआ, कई साल लगातार लगे इनको धीरे धीरे खत्म होने में। फिर आते हैं सूखा। तो जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम भी होता है ड्रॉट या सूखे की स्थिति। जो राजस्थान वाला बेल्ट था वहां की नदियां सूखने लगी थी, जैसे सरस्वती नदी। हम सभी जानते हैं सरस्वती एक विलुप्त नदी है और सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख नदी भी थी, तो राजस्थान के पास बहती थी। तो इस तरीके से नदियों के सूखने से भी वहां से सभ्यता का पलायन शुरू हुआ। फिर आती महामारी, पैंडेमिक। ये महामारी जब भी कभी बाढ़ खत्म होती है तो आपको मालूम है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद केवल और भी दूसरी समस्याएं क्रिएट होती है। जैसे बहुत सारे जानवर मर गए होंगे, उनके जो शव खुले में सड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया या वायरस जब हवा में फैलते हैं तो इससे क्या फैल जाती है, महामारी। तो इसको किसने बोला है, कारण माना है कैनेडी ने। और बहुत इजी है याद करना। वैसे तो कनाडा बहुत ठंडा है, हम लोग जानते हैं कनाडा में काफी सारे जो लैंड है वो फ्रीज है, मतलब बर्फ से ढका रहता है साल भर। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग याद करेंगे पूरी महामारी कनाडा में। तो इससे हमें याद हो जाएगा कैनेडी महोदय किसको मान रहे हैं, महामारी को। फिर आते हैं, अच्छा पहले इस कारण को अपन आधुनिक कारण से कोरिलेट करते हैं और इसके बाद प्रशासनिक अक्षमता पहले अपन समझते, फिर हम इसको आपको बताएंगे। ये जो प्रशासनिक अक्षमता है, वास्तव में यदि आप देखोगे तो जलवायु परिवर्तन हो चाहे बाढ़ हो, इन सब के लिए हम दोष किसको देते हैं, प्रशासन को। यानी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन ही इससे निपटने में सही साबित नहीं हो रहा। जैसे आपको सड़क में गड्ढे मिलते हैं, आप किसको दोष देते हो, प्रशासन को। आपके घर के सामने यदि बाढ़ आ रही है, पानी भर रहा है, नालियां चौक हो रही हैं, आप हमेशा किसको दोष देते हो, प्रशासन ने, नगर निगम ने या म्यूनिसिपैलिटी ने आकर क्लीनिंग नहीं की। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी यदि हम ये सब देखें तो प्रॉपर वे में नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग तो थी, बट उसमें ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं किया गया था। तो इस तरीके से एक कारण इसका क्या माना जाता है, प्रशासनिक अक्षमता। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसको भी हम कंसीडर करते हैं। फिर आते हैं प्लेट टेक्टोनिक रीजन। आपको मालूम है कि जो सिंधु सभ्यता वाला पूरा बेल्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट पर ही है, क्योंकि हिमालय यहीं पर हम लोग जानते हैं पूरा बसा हुआ है। तो इन सब जो प्लेट मूवमेंट हुए थे, मॉर्गन जी ने ये सिद्धांत भी दिया है हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड। तो इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस पतन का कारण भूकंप को माना है, अर्थक्वेक यानी प्लेट टेक्टोनिक, जिसकी वजह से जब प्लेट मूवमेंट कर रही थी या टकरा रही थी तो इससे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और इन्हीं भूकंप की वजह से सभ्यता का क्या होने लगा, धीरे धीरे ह्रास हुआ। एक कारण और मानते हैं इसमें, आधुनिक कारण, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉज। आर्थिक कारण में इसको ऐसा कोरिलेट किया जाता है कि आप जानते हैं कि जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय होने लगे, तो क्या वहां पे कोई सिविलाइजेशन रह सकती है। तो ये कैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी, नदियों से घिरी हुई थी और इन नदियों में बाढ़ आई। तो बाढ़ की वजह से जो बड़े व्यापारिक नगर थे, जितनी बड़ी सिटीज थी, वो सारे के रास्ते क्या हो गए, ब्लॉक हो गए और नालियां चौक हो जाने की वजह से इनकी कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे खत्म हुई। दूसरा एक कारण ये भी मानते हैं कि जो हमारे पैरेलल चलने वाली 2 सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और दूसरी चल रही थी इजिप्ट की या मिस्र की सभ्यता, तो ये दोनों क्या थी, रूरल थी यानी ग्रामीण थी। तो ये लोग हमसे क्या करते थे, सामान जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पर भी क्या किया, इन सब चीजों का सामान बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए और हमारे माल की डिमांड क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। तो जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो वहां से लोग मूव करते हैं और उस सभ्यता का विनाश या पतन अवश्यभावी होगा। अब बचता है ये जो ऑथेंटिक कारण मानते हैं, 2 ऑथेंटिक कारण सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। वैसे तो थिंकर्स ने दिए तो लगभग सभी हैं, बट सबसे ज्यादा सॉलिड एक तो ड्रेनेज सिस्टम या बाढ़ लेते हैं, फ्लड,
और दूसरा, अच्छा इसका मैंने ट्रिक नहीं बताई आपको, तो इसको याद कैसे करेंगे, प्रोफेसर राव, मार्शल और मैके, 3 लोग बोल रहे हैं, इसको ऐसे याद करना, प्रोफेसर राव मार्शल में बैठकर मायके जा रही थी। मायके आप जानते हो क्या होता है, अपना मतलब लड़की के लिए अपना खुद का घर, तो बस ऐसे याद करना है, प्रोफेसर राव मार्शल गाड़ी होती है उसमें बैठकर मायके जा रही थी, बाढ़ में बह गई, मतलब उनके रास्ते में बहुत सारा फ्लड या बाढ़ आ गई तो बह गई। बस इसको चलते फिरते ऐसे ही याद करोगे, यकीन मानो मेंस में भी कहीं गड़बड़ी नहीं होगी और अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो खूब लिखाते हैं, थिंकर के नाम नहीं लिखते, लेकिन जब आप थिंकर्स के नाम के साथ एक बढ़िया सी टेबल बनाकर लिख कर आओगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा कि हाँ आपको सारे फैक्ट याद है। अब आते हैं बाह्य आक्रमण या आधुनिक कारण या आर्यों का आक्रमण, इन्वेशन ऑफ आर्यंस। अब पहले तो हम ये जान लें ये आर्यंस क्या हैं। तो आर्य जो हैं ये कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आए थे और कुछ का कहना है कि ये आर्कटिक सी से आए थे, आर्कटिक सागर। जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनकी बुक ही है द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। ये कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने भी क्वेश्चन पूछा है, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस, नाम से समझ में आ रहा है कि आर्यों का निवास स्थान क्या है, आर्कटिक, और ये बुक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक। इसी तरह सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आप जानते हैं बुक किसकी होगी, कोई बता सकता है ऑफलाइन मोड में, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत को माना है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। इन्होंने रिटर्न टू वेदास का स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। तो आर्यन जो थे ये आर्यंस बाहर से आए थे, तो सिंधु सभ्यता में ये सब फैक्टर तो चल रहे हैं। मतलब यदि सबको कोरिलेट करें तो क्लाइमेट चेंज के बाद फिर कहीं बाढ़, कहीं ड्रॉट या सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, फिर कहीं महामारी फैल रही है और इकोनॉमिकल लॉस भी होने लगा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे डाउन जाने लगा है। तो इन सब की वजह से लोगों ने मूव करना वहां से शुरू किया और सडन वहां पे फ्लड या बाढ़ आई, बांध बने हुए थे वो टूटने लगे, जैसा ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदारो में दिखाया गया है, एंड में बिल्कुल वहां बाढ़ आती है। तो बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए चल रहा है। और रही सही कसर किसने पूरी कर दी, आर्यों ने। तो जब ये आर्यंस आए तो यहाँ जो लोग थे इनके साथ इनका संघर्ष हुआ और इसमें कई सारे लोग मारे गए। और इसका प्रूफ हमको कैसे मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में कुछ स्केलेटन, कुछ कंकाल मिले हैं जो आड़े टेढ़ी अवस्था में है। मतलब जब कोई मर जाता है तो उसको सिस्टमैटिक उसका कंकाल कभी नहीं मिलता, सीधा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं उससे ये समझ में आता है कि कहीं व्यापक नरसंहार तो हुआ होगा और इससे सभ्यता का पतन का कारण भी जोड़ा जाता है। अब ये जो आर्यंस थे यदि थोड़ा और कोरिलेट करें तो चूंकि सिंधु सभ्यता ये पूरी की पूरी कहाँ पर थी, भारत के वेस्ट पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पार्ट, और इसके बाद ये जो सिंधु सभ्यता में जो आर्यंस थे और बाकी लोग ये सब कहाँ आए, गंगा यमुना के मैदानों में। और इनको क्या मिला, एक फर्टाइल प्लेन मिल गया। हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत स्मार्ट क्लास ज्योग्राफी की भी लेकर आने वाले हैं, जो कि क्लास में ही याद हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, डायग्राम और साथ में आपको इजी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स, इससे बेहतर आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगी। तो बस आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपको इजी वे में मिलते रहेंगे। तो गंगा यमुना का जो फर्टाइल प्लेन यहाँ पे इनको मिला, क्योंकि ये उपजाऊ मैदानों में से एक है। तो यहाँ पे ये जब आकर यहाँ इन्होंने रहे और यहाँ पर आकर बस गए और इसी जगह पर एक नई सभ्यता का प्रारंभ हुआ या पल्लवन हुआ, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और चूंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड। तो यदि अब आप कोरिलेट करोगे तो वैदिक पीरियड के पहले ही क्या चल रही थी, सिंधु सभ्यता, और इसके बाद ही क्या चालू हो रही है, वैदिक पीरियड या वैदिक काल। और ये वैदिक पूरा पीरियड जो था वो रूरल था, मतलब ग्रामीण था, यानी इस पूरी सभ्यता ये डिस्ट्रॉय हो गई। आर्यंस को इनको बारे में जानने का मौका बहुत ज्यादा मिला ही नहीं और ये सीधे आकर यहाँ बस गए। और ये आर्यंस कोई और नहीं थे, ये ब्राह्मण्स ही थे, क्योंकि ये ठंडी जलवायु से आए थे। आर्कटिक कहाँ है, नॉर्थ पोल,
तिब्बत भी यदि मान के चलते हैं अपन तो वो भी कहाँ है, पूरा कोल्ड क्लाइमेट हिमालयन रीजन है। तो इनके स्किन कलर कैसा था, गोरा। तो ब्राह्मण्स को जो हम कोरिलेट करते हैं एक गोरी प्रजाति के तौर पे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑथेंटिक महसूस होती हैं कि ये आर्यंस जो हैं ये ब्राह्मण प्रजाति के थे और गंगा यमुना के मैदानों में आकर बस गए, फर्टाइल प्लेन, तो यहाँ पे खेती बाड़ी इन्होंने स्टार्ट की। द्रविड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और ये एक प्रजाति ही अलग, अपन रेस अलग लेकर चलते हैं क्योंकि इस पर क्या है, इस पर भी क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर भारत के नीचे से गुजरती है, तो साउथ इंडियंस जो है वो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है और इस वजह से इनका स्किन टोन कैसा होता है, थोड़ा डार्क होता है। तो द्रविड़ प्रजाति यहाँ पहले से एग्जिस्ट थी, आर्यंस आए और ये चूंकि अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे तो इनका द्रविडियन के साथ संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में द्रविडियन हार गए और आर्यंस जीत गए। तो ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगे एज कंपेयर टू द्रविड़ और इस वजह से इन्होंने जो इनको निम्न क्रम में रखा और इन ब्राह्मण्स या आर्यंस ने अपने आप को हायरार्की में सबसे ऊंचा रखा। तो हम लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण पढ़ते हैं वो सब अब यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। तो ये जो ब्राह्मण्स थे चूंकि महिलाओं को नहीं लाए तो उन्होंने एक तरफा विवाह शुरू किया द्रविडियन से, मतलब उनकी लड़कियों से तो विवाह किया बट आगे चल के उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह द्रविड़ से नहीं किया। तो इससे एक नई प्रजाति जो उत्पन्न हुई हम इसे इंडो आर्यंस कहते हैं। जब कभी सोशियोलॉजी, चूंकि आपके मेंस में एक सब्जेक्ट भी है समाजशास्त्र, उसमें हमें जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं। तो एक सिद्धांत अब्बे डुबाई महोदय ने दिया हुआ है, काफी पढ़ा है सोशियोलॉजी हम लोगों ने डीप में, ऑप्शनल रहा है हमारा खुद का पहले भी। तो इंडो आर्यन जो थे ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग सब हैं जिनका कलर क्या है, गेहुआ कलर। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय प्रजाति किस कलर में आती है, उनका स्किन टोन व्हीटिश कलर, गेहुआ रंग, ना गोरा और ना काला। तो इस तरह से देखें तो इंडो आर्यंस कहाँ से आए या आर्यंस कहाँ से आए, ये पूरे विश्व में आज भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें जब अभी बहुत पूरी तरह से इसका कोई प्रूफ नहीं आया है तो हम भी इस पर ज्यादा नहीं उलझते हैं। फिलहाल जो कोरिलेट करने की कोशिश की है उसको आप लोग समझिए कि ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और थोड़ा कोरिलेट करना चाहते हैं तो इसको समझिए कि आज भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण्स कहाँ रहते हैं, यूपी बिहार में। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होगा तो आपको ये पता होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर ही बसने लगी, यानी उनका ओरिजिन जो है यहीं से माना जाता है। और गेहुआ रंग भी कहाँ से आया ये आप देख सकते हो। और इसी के आधार पर ही फिर ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। और वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग या कलर। तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी कास्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं थी। अब यदि आपसे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर पूछा जाए तो वर्ण वो होते हैं जो कर्म पर आधारित होते हैं और जो जाति होती है वो जन्म पर आधारित होती है। कहने का मतलब है कि इस टाइम पर ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, या वैश्य का बेटा जरूरी नहीं है कि वह वैश्य हो। क्षत्रिय का बेटा भी वैश्य बन सकता था क्योंकि कर्म कैसा है उसका, उसके आधार पर उसको वो मिलता था। मान लो कोई ब्राह्मण का बेटा वेदों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, नकारा है, मंदबुद्धि है, तो अब उसको, लेकिन उसके पास फिजिकल पावर बहुत है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहला सकता था, क्षत्रिय कुल। और यदि आप देखोगे तो आगे चल के बहुत सारे ऐसे राजा भी हुए हैं जो किसी अन्य कुल से आए हैं या अन्य वर्ण से बिलोंग करते थे, बट जब वो राजा बन गए तो क्षत्रिय बन गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही इतिहास में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य तो उसे क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन जितने हिंदू साहित्य हैं, ब्राह्मण साहित्य हैं, वे सब उसे शूद्र कुल का मानते हैं। वृषल शब्द का उपयोग किया इनके लिए। तो शूद्र मतलब चूंकि एक शूद्र था लेकिन राजा बन गया तो वो किस में आ गया, वो एक तरह से क्षत्रिय कुल में आ गया। तो कुल मिलाकर किस पर आधारित होता था, कर्म पर आधारित था, ना कि जन्म पर। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कुल में कहलाए या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कुल में, जिसका जैसा कर्म होगा उसके आधार पे उसको ये अलॉट होते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, लेटर वैदिक, तब धीरे धीरे ये जो था
ये स्पष्ट रूप से 4 वर्ण में बढ़ गया। देखना छोटी छोटी बारीकियां पढ़ते चलिएगा, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में क्या था? कर्म आधारित, बट जब उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड आया तो यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से 4 वर्ण में वर्गीकृत हो गया। मतलब अब क्या होगा? ब्राह्मण का बेटा कंपलसरी ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। मतलब उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक से क्या आने लगी है? धीरे धीरे गिरावट चालू होने लगी है। मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे वो मंदबुद्धि ही क्यों ना हो, उसको सब लोग उतना ही सम्मान देंगे। इसको खैर इस पे अपन नहीं उलझते हैं कि ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया। तो फिलहाल अपन इतना समझते हैं कि ये वर्ण सिस्टम जो था वो कहाँ से चालू हो रहा है? ऋग्वेद से। और इसको आपने कोरिलेट भी किया होगा कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण जो है वो बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, इन्वेशन ऑफ आर्यंस भी मानते हैं। और इसको कोरिलेट करें तो ऑथेंटिक भी लग रहा है, क्योंकि आर्यंस इसी के बाद आके गंगा यमुना के मैदानों में बस गए और इनका द्रविड़ के साथ जो संघर्ष हुआ, इससे एक नई ब्रीड आई, इंडो आर्यंस इनको कहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो वेद लिखे इन्होंने, आर्यों ने, इसीलिए इस पूरे पीरियड को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब एक समस्या जो बीच में छूट गई है वो ये कि मैडम आपने तो बताया ही नहीं कि आर्यों के आक्रमण के थिंकर्स के नाम कैसे याद करें। जो आपने तो बोला था कि याद करा देंगे, तो बिल्कुल आपको इससे याद करा देते हैं। तो इसको इस तरह से याद करना, गार्डन में चाइल्ड मतलब बच्चा अपने पिगी बैंक के साथ खेल रहा था और बाहर से आक्रमण हो गया। समझ में आई ट्रिक? क्या बताया है? गार्डन में चाइल्ड या बच्चा अपने पिगी बैंक तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। बच्चे अपने पैसे मतलब कलेक्शन के लिए क्या करते हैं? छोटी छोटी गुल्लक रखते हैं, जिसको नॉर्मली पिगी बैंक भी कहते हैं। तो बस गार्डन में बच्चा पिगी बैंक के साथ खेल रहा था और बाहर आक्रमण हो गया। तो बस इससे याद हो जाएगा, पिगट से पिगी बैंक, गार्डनर से गार्डन और चाइल्ड से बच्चा। तो है बहुत सारी चीजें इजी, बस इसको करना क्या है, चलते फिरते बस आज रिकॉल करो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा है, आज हमने क्या पढ़ा है। और ऑफलाइन वाले भी आप खुद सिर्फ इतना करना है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा है उसको विदाउट नोट्स सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करो कि सभ्यता के पतन के कारण और किसने क्या कहा। तो इससे आपके परमानेंट फैक्ट जो है वो आपको याद हो जाएंगे एकदम सॉलिड। और एक लास्ट सिंधु सभ्यता के बारे में यहीं पर जान लेते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ जनरल फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स क्या है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, बेस ऑफ इकोनॉमी, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था का आधार हमेशा आपको क्या लगाना है? कृषि या एग्रीकल्चर। क्योंकि बेस का मतलब क्या है? जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सब किस पर बेस्ड थी? कृषि पर। क्योंकि संभवतः ऐसा मिलता भी एक मतलब संभवतः नहीं मिलता है, किताबों में मिलता है कि संभवतः विश्व में पहली बार कपास की खेती या कल्टीवेशन ऑफ कॉटन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही स्टार्ट की थी। तो जब ये कपास यहाँ से स्टार्ट हुआ तभी सूती वस्त्र यहाँ बनना शुरू हुए और उसको एक्सपोर्ट किया गया। तो कृषि ही क्या मानी जाएगी? अर्थव्यवस्था का आधार। दूसरा, इसमें जो तौल के बांट होते थे, मतलब जो मेजरमेंट यूनिट होती थी, तराजू वाले जो बांट, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 500 ग्राम होता है 1 किलो, यहाँ पे 16 और उसके मल्टीपल चलते थे। 16 के गुणज, 16 के मल्टीपल मतलब 16 दूनी 32, मतलब 16 के बाद क्या होगा? 32, 48, 32, 48, इस तरीके से यहाँ पे क्या यूज होते थे? 16 के मल्टीपल फॉर्म में। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो आपको जरूर पढ़ना है। अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं? तो मनके बनाने का कारखाना, मनके जानते हो ना, बीड्स, मोती जिसको बोलते हैं एक तरह से, तो ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन, आभूषण, हाथी दांत के सामान, ये सारी चीजें यहाँ से मिली हुई है। और साथ में एक मिलता है कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड यानी हम्पेड बुल। और ये कुबड़ वाला सांड मोहनजोदारो और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। वास्तव में इसकी क्या मिली हुई है? मोहर जो प्राप्त हुई है, कॉइन्स, उनमें इनकी चित्र मिले हुए हैं कुबड़ वाले सांड के।
और लगभग सभी प्रकार के जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा पीछा करते हुए अपन ने ये रिमेन्स में पढ़े हुए थे, तो ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये तो था सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य या मतलब सामान्य जानकारियां या जो फैक्ट छूट गए थे, वो पूरा एक टॉपिक आज हमारा खत्म होता है।